हेलो। साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, प्रश्न तो आपको करने हैं और ये मैं पुराना सेट ही करा रहा हूँ। 2025 का सीएन सेट है और ये हो ही गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री आसानी से हो गई। आपको एक एक करके सवाल कर लेने हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के सब कुछ कर सकते हैं, एक ही दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है मुझे, क्योंकि जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और आपको भेजने की कोशिश की है। देखते हैं कि इसमें सभी क्वेश्चन स्टूडेंट ने किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि पहले हमें करवाने से कोई फायदा नहीं था। आजकल तो हमने इसलिए करवाए क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट की तरफ जा रहा है, इसलिए सभी स्टूडेंट आसानी से उसको सीख सकते हैं। मेरा मतलब कराने का ही नहीं था, आपको सीखना भी तो है, सिखाना भी तो है। आप कैसे सीखेंगे? क्वेश्चन है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। अगला है, संचालन के निवारण की 2 विधियों को लिखिए। और फिर अगला है, मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए तथा इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसका आंसर मैंने लिखे हैं। देखो भाई, कोशिश तो हमने ही बहुत की है आपकी हेल्प करने में। अब कितनी हेल्प हुई है आपकी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। कितनी हेल्प कर सकता हूं मैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और कहीं कमी रह जाइए तो उसकी रह जा रही है तो आप मुझको जरूर बताएं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, जो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन की चतुसंयोजकता होती है और श्रृंखलन का गुण होता है इनके अंदर। और फिर अगला है समावयवता। ये 3 पार्ट है और तीनों पार्ट के मैंने एक एक उदाहरण दे दिए। हालांकि क्वेश्चन ये 2 नंबर का है, लेकिन ज्यादा पूछा जाए या कम पूछा जाए तो आपको तीनों बातें तो बतानी। इसका कार्बन की चतुसंयोजकता का उदाहरण ये देखो, मैथेन का बनना या एथेन का बनना। क्या है भाई, ये तो आपको लिखना ही होगा। अगर आपको पूछा है कि कार्बन की सर्वतो प्रकृति कैसी है, तो आपको लिखना है ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का कि 2 और 4। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये साझे द्वारा प्राप्त कर लेता है, जिन्हें 4 इलेक्ट्रॉन और साझे के द्वारा प्राप्त कर लेता है और ये सहसंयोजक बंध बनाता है। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः ये चतुसंयोजक कहलाता है। तो आपको ये चतुसंयोजक का मतलब 4 टेट्राहेड्रन जो नेचर है इसकी, तो कैसे करके कार्बन की चारों संयोजकताएं देखो, एक हाइड्रोजन से, ये वाला हाइड्रोजन से, इस वाला हाइड्रोजन से ये घिरी हुई है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो, ये एथेन है, एक कार्बन और इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन से तो 2 अणु बने हैं। ये एक मेथेन के अणु का बनना, एक एथेन के अणु का बनना। उसने कहा है ना उदाहरण द्वारा समझाओ, तो एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण इसका है। आप एक ही लिख सकते हो। इनमें कार्बन की परमाणु की चारों संयोजकताएं सहसंयोजी आबंध से जुड़ी हुई हैं। दूसरा एक गुण है संकलन का गुण। संकलन का मतलब चेन बनाना। चेन कैसी है देखो, खुली चेन है और शाखा युक्त चेन है, ये बंद चेन है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये। ठीक है, तो आप एक एक उदाहरण भी दे सकते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की विशेष क्षमता होती है तथा बड़ी संख्या में अणु लंबी या खुली श्रृंखला में बनते हैं। तो ये भी एक गुण है। और अगला है समावयवता। वे यौगिक जिनके अणु समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न हो परस्पर समावयवी कहलाते हैं। देखो, कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन को इस तरह से जोड़ सकते हैं और 4 कार्बन कुछ इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इसमें और इसमें समान है। 4 और 4 8 और 2 10, ऐसी 3 और 3 6। देखो 3 ये है, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 ही हाइड्रोजन है ऐसे। तो ये समावयवी प्रदर्शित करते हैं। तो हम समझ गए हैं कि किस तरह से हम इसको ले रहे हैं, किस तरह से। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं, तो आप 2 लिख सकते हैं। मतलब 2 संकलन का गुण और समावयवता बता दो, या फिर आप कार्बन की चतुसंयोजकता और संकलन का गुण बता दो, कोई भी उदाहरण द्वारा, या खाली आप एक ही दे सकते हैं। तो ये भी एक चतुसंयोजकता में ही आता है। ओके, चलो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब। हाँ, अगला है क्वेश्चन 7 का सेकंड, संचारण है। कोरिजन क्या है? इसमें जो पूछा गया है कोरिजन में, क्वेश्चन पूछा गया संचारण के निवारण की 2 विधियों को लिखिए। तो 2 विधियां हम बता देंगे कौन कौन सी हैं कैसे करके। संचारण होता क्या है पहले तो ये समझो।
संचारण किसे कहते हैं? हालांकि दो विधियां पूछी हैं तो ये चीज तो पूछी नहीं की उसने, लेकिन आप जानो कि संचारण ही क्या चीज है। वह अवक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास की नमी वायु से धीरे धीरे क्रिया कर नष्ट हो जाती है, संचारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, चांदी के आभूषण पर काली परत जम जाती है, तो उनका नाश हो जाता है ना, लोहे भाई जंग खा गया, कहते नहीं कहते हैं, तो लालिमा हो जाती है, कुछ नष्ट हो जाती है, लोहा नष्ट होने लगता है, तो उसको बचाना, जो नष्ट होने लगता है उस क्रिया का नाम ही तो है संचारण। तो वो खत्म कैसे हो, मतलब रुके कैसे? तो रुकने का तो एक तरीका ये है कि उसमें यसद लेपन कर दिया जाए, और दूसरा तरीका रंग या पेंट कर दो भाई उसका, और तीसरा तरीका है एनोडीकरण कर दो उसका। ठीक है, तो जो धातुएं संचारित होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, आओ। जैसे लोहा या इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन या कोटेड कहलाती है। इसमें वस्तु की द्रवित जिंक में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबो दिया जाता है। जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील होती है। ये वायु से क्रिया करके कठोर परत बनाकर वस्तु को संचारित होने से बचा लेती है, क्योंकि वायु में होती क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड बन जाते हैं, इसलिए उसको बचा लेती है। क्या मतलब, क्योंकि जिंक जो है लोहे से ज्यादा सक्रिय है, और सक्रियता श्रेणी में जिंक को ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसलिए जिंक की परत लोहे पर चढ़ जाती है और लोहा दब जाता है, और वो उसका नाश नहीं होता। ठीक है, संचारित होने से बचा लेती है, नाश होने से बचा लेती है। आपको समझ में आ गया होगा। या फिर क्या काम करें, दूसरा तरीका है रंग, इसको अर्थात पेंट करके। लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से उनकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती, फलस्वरूप वस्तु संचारित नहीं हो पाती, मतलब रुक जाती है। देखना है तो आप गेट पे, लोहे के एंगल पे, तमाम तरह की जालियों पर क्या करते हैं, ग्रिल पर हैं, विंडो की ग्रिल पर क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं, ताकि उसका नाश ना हो पाए, नष्ट ना हो पाए, संचारित ना हो पाए। ठीक है नहीं। और दूसरा तरीका क्या है इसके अलावा, तीसरा वाला एनोडीकरण करते हैं, एनोडाइजेशन करते हैं। कहते हैं ये एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Al2O3 की ये परत मतलब बन जाती है ऑक्साइड की परत। ये परत एल्युमिनियम को संचारण से रोक लेती है या रोकती है, समझ रहे हैं। जब उसका एनोडीकरण कर दिया जाता है तो आपने देखे होंगे एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम को काटो तो अंदर से बड़ा चमकीला निकलता है, लेकिन चौखट है या विंडो है, या देखो गाड़ियों में एल्युमिनियम की जो विंडो के चारों तरफ एल्युमिनियम लगा होता है, एकदम एकदम सही रहता है, उसका कोई नाश नहीं होता, क्योंकि वहां उसका एनोडीकरण कर दिया जाता है। चलो अब हम देख लेते हैं 7 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, ये जो बता रहे हैं इसमें पूछे हैं दो उदाहरण संचारण के निवारण की दो विधियां तो मैंने 3 लिख दी, तो आपको जो समझ में आती हो वो 2 इसमें से ले सकते हैं। ओके, अगला पार्ट है मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए तथा इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। चलो आओ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मरकरी की बात ये आ गई। मरकरी, इसकी जो अयस्क होती है, देखो आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो अयस्क का नाम क्या है, सिनेवार, जिससे हम मरकरी को प्राप्त कर सकते हैं। मरकरी भाई धातु है, आप जानते हैं, पारा। और सूत्र क्या है इसका, HgS। मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण, देखो दोनों बात पूछी गई है, अयस्क का नाम पूछ रहा तो सिनेवार है इसका अयस्क का नाम, और सूत्र कौन सा है, HgS। उसका सूत्र सिनेवार का सूत्र ये है। ठीक है, और मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण कौन सा है, सक्रियता श्रेणी के निचले भाग में स्थित है ये, कौन, मरकरी। ये बहुत कम विद्युत धनात्मक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा नहीं त्यागती है, जल्दी नहीं त्यागती, और जल्दी त्यागती तो बहुत अच्छी विद्युत धनात्मक कहलाती है? बहुत कम कह रहे हैं, कम। सिनावार या इसको सिनेवार भी, दोनों शब्द लिख दिए मैंने। कभी कभी सिनावर भी लिखा जाता है, कभी कभी सिनेवार भी लिखा जाता है, हालांकि इंग्लिश का वर्ड ये है सिनावार। तो कहने का मेरा अर्थ है, ये यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, ये ब्रैकेट ये है, अच्छा ये इसका ब्रैकेट ऐसे करके।
तो सिनावर कहते हैं इसको HGH, जो कि उच्च तापक्रम पर गर्म करने पर मरकरी प्राप्त हो जाती है। देखो भाई ये इस समय सल्फाइड की अयस्क, सल्फाइड की अयस्क को ऑक्साइड में बदल दें और ऑक्साइड में बदली जाती है, तो जब हमें जो भर्जन क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है भर्जन क्रिया में। और निस्तापन क्रिया में क्या करते हैं हम, जो इनकी सल्फाइड की अयस्क नहीं होती है अर्थात ऑक्साइड वाली अयस्क में हम निस्तापन करते हैं और सल्फाइड के अयस्क में हम भर्जन करते हैं। भर्जन का मतलब वायु की सीमित मात्रा में जब किसी धातु को उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है तो वो क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है। और निस्तापन क्या, वायु की अनुपस्थिति में किसी भी धातु को उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो वो क्रिया निस्तापन कहलाती है। तो ये इसका क्या हो रहा है, भर्जन हो रहा है। 500 डिग्री सेल्सियस कहाँ तक, 600 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। ठीक है ये। और हमें Hg मिल गई, देखो मरकरी मिल गई, लिक्विड रूप में मिल गई और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल गई। देखो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे और समझ में आ गए हैं तो जरूर मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही मेहनत कर रहा हूँ केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, कैसा समझ में आता है जरूर लिखें और नोट्स जरूर बनाने अलग अलग, जैसे मैंने दिखाई दे रहा है कि मरकरी को हमने अलग लिख लिया है। क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।